देखिए, मैंने कभी अभी कुछ देर पहले एक क्लिप देखा है और क्लिप देखने के बाद मुझे बड़ा शर्म आ रहा है ढाका विधानसभा के ऊपर। जब ढाका विधानसभा के मान्यवर को सभा उपपति ने 10 मिनट का समय दिया बोलने के लिए, तो वो क्या बोल रहे थे आप लोग जाके उनके सोशल मीडिया पे जाके देख सकते हैं। उन्होंने शिक्षा की बात की शुरुआत की, मैं उसके लिए उनका धन्यवाद करता हूं, परंतु शर्म तब आने लगी जब वो 30 सेकंड से आगे बोलना शुरू किया। उन्होंने क्या बोलना शुरू किया कि एक स्कूल में दो दो समितियां हैं। उन्होंने लखन सेन का उदाहरण दिया जहां गांधी जी ने बुनियादी स्कूल की स्थापना की, और बोलते बोलते वो 2017 भी बोल गए उसमें। खैर, वो एक टेक्निकल मिस्टेक हो सकती है। अब वार्ड के ऊपर उनकी भिड़ाई है कि वार्ड जो है समिति का अध्यक्ष है, विधायक को होना चाहिए हाई स्कूल का अध्यक्ष, तो विधायक जी क्यों नहीं है। जब बिहार सरकार स्कूल को पैसा दे रही है तो उसमें विधायक जी का हिस्सेदारी क्यों नहीं है। 10 मिनट तक उनके पूरे के पूरे भाषण में विधानसभा में कहीं भी ढाका और ढाका के विकास की बात नहीं थी, केवल हिस्सेदारी, वार्डों के ऊपर सवाल। महात्मा गांधी की कर्मभूमि से आप आते हैं, आपने यही शब्द कह के अपने भाषण की शुरुआत की है, और महात्मा गांधी जी का कहना है कि पंचायती राज जब तक मजबूत नहीं होगा, और पंचायती राज मजबूत कैसे होगा जब तक वार्ड सदस्य मजबूत नहीं होंगे। और आप कह रहे हो कि वार्ड सदस्य सब जगह समितियों के अध्यक्ष बने पड़े हैं, विधायक की कोई वैल्यू नहीं है। क्या विधायक के पास स्कूल चलाने के अलावा और कोई काम नहीं है? क्या हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था नहीं है ढाका, घोड़ासान, पचपकड़ी, चैनपुर में? आप उसकी व्यवस्था की बात क्यों नहीं करते हो? एम्बुलेंस की बात क्यों नहीं करते हो? 35 जो स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं जिस पर हम लोग कोरोना काल से शोर मचा रहे हैं, आप उसकी बात विधानसभा में क्यों नहीं उठाते हो? बस का पड़ाव ढाका घोड़ासान में नहीं है, चैनपुर में नहीं है, उसकी बात क्यों नहीं करते हो? रोड का चौड़ीकरण, उसकी बात क्यों नहीं करते हो? रेल का ठहराव घोड़ासान में, उसकी बात आप क्यों नहीं करते हो? फुलवरिया जो पुल है जिसका आपने आनंद फानन में पूजा किया, आपने 31 मार्च 2022 कहा था, 23 भी खत्म होने वाला है, क्या हुआ उसका? और फुलवरिया घाट जाने से पहले 2 डाइवर्सन है, उनका क्या स्थिति है? सड़कों की स्थिति पूरी तरह से भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ चुकी है। तो ढाका विधानसभा के लिए ये शर्मनाक है, शर्म का विषय है कि हमने ऐसे प्रतिनिधि को चुना है जो सदन में कटोरा लेकर दोनों हाथों से अपनी हिस्सेदारी मांग रहा है कि मुझे हिस्सा दो, मुझे भ्रष्टाचार करो और मुझे हिस्सा दो, और वार्ड सदस्यों को हटाओ, मैं ही सब चीज हूं, आई एम द ओनली बॉस, और सारे पैसे मेरे पास आने चाहिए, और सारी समितियां खत्म करो और मुझे केवल पैसे दो। यही इनका मूल मंत्र है। अच्छा, शिक्षा को आप कहाँ लेते हैं? देखिए, यहाँ की शिक्षा की व्यवस्था क्या है आप मुझे बताइए। हम लोगों ने 2017 से ये बात हम लोग कर रहे हैं। आपके सवाल के लिए तो पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि पहले तो शिक्षा पे कोई बात ही नहीं करता है, और शिक्षा, अंबेडकर जी का कहना है कि शिक्षा वो दूध है जिसको पीने के बाद आप शेर बन जाते हैं। अगर आप शिक्षित हो जाएंगे तो आपका हक और अधिकार कोई नहीं मार सकता। आज ढाका 1972 में बना हुआ अनुमंडल, हम लोग 2017 से नारा दिए हुए हैं, बदलेगा ढाका तो बदलेगा बिहार। हम कह रहे हैं कि ढाका में एक महाविद्यालय की स्थापना हो, घोड़ासान में 400 साढ़े 400 सीटें हैं। अभी जो है इंटर का परीक्षा हुआ, मुझे बताइए जो हमारी बेटियों ने परीक्षा दिया, और उनमें से करीबन 80% हमारी बेटियां घरों में रह जाएंगी, क्योंकि वो गोइनका सीतामढ़ी पढ़ने नहीं जा सकती हैं, वो मोतिहारी मुंशी सिंह कॉलेज में पढ़ने नहीं जा सकती हैं। हम इतने सशक्त नहीं बने हैं आर्थिक रूप से। आज भी हमारा ढाका विधानसभा 37 पंचायत के लोग कमजोर हैं। रोजगार की बात हो नहीं सकती है, शिक्षा की बात आप करेंगे नहीं, स्वास्थ्य तो आपको कोई मतलब ही नहीं है, केवल एक ही एजेंडा है, हमारी हिस्सेदारी। अभी रोजगार की बात आपने की है, इसके इलेक्शन से पहले भी अनाउंसमेंट हुई थी सरकार की कि रोज़गार देंगे। अभी तमिलनाडु में जो चल रही है मजदूरों की जो ये है, उस पर
आपका क्या मतलब ये है, क्या देखिए, कहेंगे? तमिलनाडु एक अलग विषय है, रोजगार एक अलग विषय है। आप नहीं, ऐसा नहीं पलायन, कह सकते, आप ऐसा पलायन नहीं जो कह है, सकते। देखिए, ठीक है, बिहार में रोजगार की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इतना ही एक छोटा सा बात मैं आपको बताता हूँ कि एक समय था जब बिहार में 38% चीनी हम भारत को देते थे। 38% चीनी हम भारत को देते थे, मतलब हमारे बिहार के किसान इतने सक्षम थे। आज 28 चीनी मिल, यहीं का रीगा का चीनी मिल, घोड़ासान रैक पॉइंट पे हमारा गन्ना जाता था, छौड़ादानो, आदापुर, बरगिनिया और जो है सब जगह का जाता था। क्या हुआ रीगा चीनी मिल का? क्या हुआ मोतिहारी चीनी मिल का? क्या हुआ चकिया चीनी मिल का? क्या हुआ मोतीपुर चीनी मिल का? और 28 चीनी मिल बंद है। अगर केवल चीनी मिल को खोल दिया जाए तो किसानों को भी आमदनी बढ़ेगी और साथ साथ में रोजगार भी बढ़ेगा। तो रोजगार के ऊपर तो सरकार को संज्ञान बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप बिहार के लोगों को, अगर बिहार के लोग, आपने देखा होगा कोरोना काल में कोई 400, कोई 2400, कोई 3000 किलोमीटर पैदल चल के आया, हाँ? और जब कोरोना खत्म होने लगा तो बसें भेज के उन्हीं मालिकों ने हमारे बिहारी भाइयों को बुलाया। अगर बिहार के लोग, बिहार में रोजगार मिल जाएगा नीतीश बाबू की सरकार, क्योंकि नीतीश बाबू लगातार 17-18 सालों से बिहार में है, चाहे वो एनडीए के साथ हो, चाहे वो महागठबंधन के साथ। अगर 16 साल में रोजगार के ऊपर काम नहीं हुआ तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। रोजगार के ऊपर अब जाके जब तेजस्वी यादव महागठबंधन में आए हैं और जब महागठबंधन दोबारा बना है, तब ये एक शोर सुनाई देने लगा है इस बिहार में, रोजगार रोजगार। नहीं तो इससे पहले जब एनडीए की सरकार थी, जो सुशील कुमार मोदी जैसे महंत संत, सबसे बड़े अगर बिहार में कोई भ्रष्टाचारी है तो वह सुशील कुमार मोदी, उसकी जांच आज तक क्यों नहीं होती है? क्यों नहीं होती है? जब नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, लालू जी के आरजेडी के साथ रहते हैं तो सीबीआई की रेड होती है। आप लोगों को याद होगा, आप लोगों को याद होगा कि जिस दिन बहुमत साबित करना था महागठबंधन को, उस दिन बिहार में कितना रेड हो रहा था। जब 2015 में महागठबंधन बना तो तेजस्वी यादव जी के ऊपर रेड हुआ। उस समय कहा गया 800 करोड़ रुपए जो है तेजस्वी यादव जी के पास है। अब जो ईडी की रेड हुई है अभी 10 दिन पहले, तो कह रहे 600 करोड़ की हुई है। तो 200 करोड़ ईडी खा गया या सीबीआई खा गया या इनकम टैक्स खा गया, ये भी एक घोटाला है। इसके ऊपर भी एक जांच कमेटी बैठनी चाहिए कि 200 करोड़ रुपए कहां गए भाई। आप लालू यादव और लालू यादव के परिवार को, या जो भी विरोध में है मोदी जी के या बीजेपी के, आपके घर सीबीआई आएगी। हम तो तैयार है सीबीआई के लिए, वेलकम करते हैं कि आओ चाय पियो और जाओ। क्योंकि अगर आप 7 सालों में चार्जशीट नहीं दाखिल कर पा रहे हो और अपने आप को सीबीआई और ईडी कह रहे हो, ये कौन सी ईडी, ये कौन सी सीबीआई? अच्छा, तमिलनाडु प्रकरण जो है ये, इसको कैसे लेते हैं, किस तरह से लेते हैं? देखिए, ये कहीं ना, देखिए अब जो दिखने में आ रहा है या जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, ये अब कानून के दायरे में आ चुका है। पहली बात, इस पर अब सरकारें संज्ञान ले रही हैं। जब तेजस्वी यादव वहाँ जाते हैं तो तमिलनाडु में रहे हुए बिहारियों के ऊपर हमला होता है, ऐसा दिखाया गया, ऐसा बताया जा रहा है। कुछ घटनाएं हुई होंगी, उसके ऊपर सरकार संज्ञान ले चुकी है। नीतीश कुमार बहुत ही सशक्त इंसान है, वो संज्ञान ले चुके हैं इसके ऊपर। तो जब तक कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं होती है, इसके ऊपर कुछ भी ज़्यादा बोलना, क्योंकि ऑलरेडी जो तमिलनाडु से वापस आ चुके हैं, ये जो हवा बही वहाँ पर कि बिहारियों को मारा जा रहा है, आज तक इसका सही रिपोर्ट, केंद्र में सरकार है ना, ममता बनर्जी के यहाँ कुछ भी होता है आप एक रिपोर्ट मांग लेते हो राज्यपाल से। मुझे बीजेपी वाले बताएं, विपक्ष वाले बताएं कि केंद्र सरकार, नित्यानंद राय जो खुद गृह राज्य मंत्री हैं, वो मुझे बताएं कि अभी तक केंद्र सरकार ने वहां के गवर्नर से, वहां की सरकार से रिपोर्ट क्यों नहीं मांगी? क्या ये कोई षड्यंत्र तो नहीं था? ये 2024 के लिए कोई षड्यंत्र तो नहीं था? अच्छा, कुछ यूट्यूब चैनल वाले पर इस मामले को लेकर एफआईआर हुआ है,
इस पर आपका क्या? देखिए, यूट्यूब चैनल चलाने वाले लोगों को पहले ये समझना होगा कि किस प्रकार के न्यूज़ों को दिखाना चाहिए, किस प्रकार के कंटेंट को दिखाना चाहिए। केवल मिलियन और ट्रिलियन में जाने से और अट्ठन्नी चौवन्नी को हज़ार और डॉलर में कमाने से कोई लाभ समाज को नहीं होने वाला है। आप सिर्फ चिल्लाते हैं। अगर एक मोबाइल और एक माइक लेके आपको पहले पत्रकार बनना होगा। पत्रकारिता का पहला लाइन है कि आप जजमेंट नहीं दे सकते हो, आप जज नहीं कर सकते हो, आप खबर को चलाओ। लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है, और जिनके ऊपर केस हुआ है उनसे जरा एक बार पूछिए तो सही। जिस विधानसभा से 2020 में वो चुनाव लड़े थे, वहाँ क्या सब कुछ ठीक चल रहा है? कभी उनके विधानसभा का कोई वीडियो उनके चैनल पर है क्या? कोई है? क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ भारतीय जनता पार्टी का विधायक। अच्छा, पश्चिमी चंपारण में जब शराब कांड होता है, संजय जायसवाल की गाड़ी में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी ने दावे के साथ कहा इस बात को, शराब माफिया गाड़ी में घूमता है, तो वो यूट्यूबर कहाँ होते हैं उस समय? कहाँ होते हैं? अच्छा, कुछ ये भी बात छन कर सामने आ रही देखिए, है। ये मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। पहला कि जिनके ऊपर भी केस हुआ है, ये अब पुलिस और न्यायालय के ऊपर निर्भर करता है। न्यायालय इसके ऊपर संज्ञान ले। जिसने भी अगर गलतियां हुई हैं किसी से, तो उनको जरूर इनके ऊपर सजा हो। और हम लोग चाहेंगे कि अखंड भारत, जो हमारा भारत है, जो हमें मौलिक अधिकार मिला है कि हम कहीं जी सकते हैं, कहीं कमा सकते हैं, कहीं खा सकते हैं, इसके ऊपर जो चोट बार बार हम बिहारियों को खाना पड़ता है, चाहे वो हमें महाराष्ट्र में मार खाना पड़ता हो। महाराष्ट्र में जब हम पिटे जा रहे थे तो किसकी सरकार थी? बीजेपी की सरकार थी। गुजरात में जब मार खा रहे थे किसकी सरकार थी? बीजेपी की सरकार थी। दिल्ली में जब मार खा रहे थे किसकी सरकार थी? बीजेपी की सरकार थी। आसाम में जब मार खा रहे थे तो किसकी सरकार थी? बीजेपी की सरकार थी। तो बिहारियों के साथ ये दोगलापन कौन कर रहा है? बिहारी होने को कलंकित कौन कर रहा है? पहले इसका जवाब बीजेपी दे। और दूसरा सवाल, आज तक केंद्र ने तमिलनाडु से रिपोर्ट क्यों नहीं मांगा, इस बात का जवाब दे। 24-25 में आपकी जाप अपने आप को कहाँ देख रही है? देखिए, अभी हमारी पार्टी महागठबंधन के साथ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारे नेता कांग्रेस के साथ हैं, नीतीश जी के साथ हैं, और हम लोग का एक ही टारगेट है या एक ही लक्ष्य है कि ये जो सरकार केंद्र में चल रही है, जो डिक्टेटरशिप की सरकार चल रही है, इसको खत्म करने की जरूरत है। हमें वो सरकार चाहिए जिससे सवाल किया जा सके। आज अगर आप सवाल करते हैं तो केंद्र सरकार के 3, या यूं कहे कि भारतीय जनता पार्टी के 3 प्रकोष्ठ, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स आपके घर आ जाए। तो जहां सवाल करने का भी अधिकार न हो, ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। ऐसी सरकार को जाना निश्चित है 2024 में। और जन अधिकार पार्टी को अगर इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कुछ कुर्बानियां भी देनी पड़ेगी, तो जन अधिकार पार्टी इससे पीछे नहीं हटेगी।